हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था 17 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट के अंदर, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आएंगे या आए हैं उन सारे का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप पर सारे वीडियोज के पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 17 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट में। एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती हैं? दंड चुंबक बोले तो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है इसमें हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ में जाकर के एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर के एंटर करती है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, किसकी मदद से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो हम दूसरे दंड चुंबक की मदद से कर सकते हैं, चुंबकीय दिक् सूचक की मदद से कर सकते हैं और लोहे का जो बुरादा है उनसे कर सकते हैं। लोहे का बुरादा इसलिए क्योंकि जो बुरादा है वो लोहे का है। लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक सबस्टेंस है ना, मैग्नेटिक सबस्टेंस है। जो कंपास की सुई होती है वो अपने आप में ही एक मैग्नेट होती है, ये अपने आप में ही मैग्नेट होती है। और दंड चुंबक अपने आप में मैग्नेट है क्योंकि लकड़ी जो है ये नॉन मैग्नेटिक है, ये चुंबक से जो है आकर्षित नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अचुंबकीय पदार्थ है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है तो बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? अगर वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से नीचे चला जाए तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो एग्जैक्ट मान नहीं है। हाँ, ये आप याद रखो कि 5.6 से नीचे अगर है पीएच मान वर्षा जल का तो वो अम्लीय वर्षा है। तो 5.6 से नीचे अगर कोई वैल्यू दिखता है ऑप्शन में तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल लगभग डैश होगी। आपको किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए तो आप निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें भाग लगा दो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उससे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए, m से मीडियम है, v से स्पीड है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है इसमें भाग लगा दो अपवर्तनांक से जो माध्यम का है जिसमें आपको प्रकाश की चाल चाहिए। याद रखिएगा ये जो अपवर्तनांक है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.26 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला एक द्विध्रुव है। ये बिल्कुल सही है। आप कोई सा भी चुंबक उठाओगे तो उसमें आपको दो पोल्स मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये बाइपोलर्स होते हैं। सही है। एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है? नहीं, चुंबक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो ये कथन जो है गलत है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। हमें सही कथन चुनना है, तो यानी ये हमारा राइट आंसर है। एक चुंबक एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है? बिल्कुल गलत है। एक चुंबक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा, दूसरे चुंबक या फिर चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सकता है। एक चुंबक में उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव हो सकता है, यानी एक चुंबक में या तो उत्तरी ध्रुव होगा या फिर दक्षिणी ध्रुव होगा, ऐसा नहीं है। कोई सा भी चुंबक हो आपको दो पोल्स जरूर मिलेंगे। मान लो कि आपने इसको यहाँ से काट दिया, जो आप इसको यहाँ से काट देंगे ना तो देखो क्या होगा, इधर नॉर्थ पोल था अब इधर साउथ डेवलप हो जाएगा, इधर साउथ था इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा अपने आप ही। तो दो पोल्स होंगे ही होंगे, तो ऐसा कहना या तो उत्तरी या फिर दक्षिण, ये गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। बी सी डी जो है गलत कथन है।
द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से डैश का विनिमय होता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो आयनों का आदान प्रदान होता है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट का हम लोग यहाँ पर जलीय विलयन लेते हैं और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। इनके बीच जब अभिक्रिया होती है तो देखो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनता है और इसमें बेरियम सल्फेट का अघुलनशील ठोस होता है जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, यानी कि सफेद अवक्षेप है। सफेद अवक्षेप है, देखो एस मैंने लिखा है ब्रैकेट में, यानी कि सॉलिड है। अब देखो ये कैसे बनते हैं उत्पाद। सबसे पहले ये Na2 होगा, यहाँ पर Na2SO4 ये टूट जाएगा Na+ और SO4 2- में, ये टूट जाएगा Ba+2 में और Cl- में। अब देखो आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बन जाएगा NaCl, इसका एनायन इसके कैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बन जाएगा BaSO4। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, इसने अपना आयन इसको दे दिया, इसका इसने खुद ले लिया, राइट। तो आयनों का आदान प्रदान इसी को बोलते हैं। तो ये अपने आप में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। साथ में देखो यहाँ पर अवक्षेप बना है तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। पदार्थ से बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है कैपिटल R = ρL/A। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। केवल लंबाई के साथ छेड़खानी की गई है, केवल लंबाई को जो है आधी कर दी गई है। तो अगर लंबाई को आधी कर दी जाएगी तो जो प्रतिरोध होगा वो भी पहले का आधा हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध 4 ओम था तो अब 2 ओम हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तार की मोटाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई थी दूसरे वाले केस में। राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है डैश कहलाती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि राइजोपस में क्या होता है, ये स्पोरेंजियोफोर होता है और ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये अपने आप में हाइफे ही है, धागे जैसी संरचना ही है। इसे हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं स्पोरेंजियोफोर क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजियम बनता है, स्पोरेंजियम बनता है। ये स्पोरेंजियम 4 है जो कि अपने आप में हाइफे ही है और ये स्पोरेंजियम है ना, स्पोरेंजियम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम जो है सिंगुलर वर्ड है, स्पोरेंजिया जो है प्लूरल वर्ड होता है। ये बीजाणुधानी है, ये बीजाणुधानी है, इसमें बनते हैं बीजाणु। जब ये बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है। फटने के बाद ये सारे के सारे जो बीजाणु होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ अगर इनके अनुकूल वातावरण मिल जाए जो कि होता है थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी नमी, तो वहाँ पर नए राइजोपस जो है ग्रो कर जाएंगे। तो बीजाणु हमारा आंसर हो जाएगा, स्पोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राइजोपस होता है इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना ये है राइजोपस, ये सारे। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है। देखो सजातीय श्रेणी के अंदर जितने भी आपके सदस्य आते हैं उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि सामान्य सूत्र जो है उनका एक समान होता है, सामान्य सूत्र एक समान होता है। और फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे अगर है तो सब में सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। दो लगातार सदस्यों के बीच में फॉर्मूले में देखें तो CH2 का अंतर होता है और मास में 14 का अंतर होता है। अब यहां पर देखो ये है CH4, इतना तो आपको पता होगा कि CH4 अपने आप में मीथेन है, CH4 अपने आप में मीथेन है जो कि एल्केन का मेंबर है। तो ये सारे के सारे एल्केन के ही मेंबर होने चाहिए, ये सारे के सारे एल्केन के ही मेंबर होने चाहिए। और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन उसके
डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो तो ये मीथेन है, मीथेन का पहला मेंबर है। मीथेन के बाद आएगा इथेन। इथेन में क्या होना चाहिए, 2 कार्बन, इसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, जो कि है 6, 2 दूनी में 4 और प्लस 2 6। अगला मेंबर होता है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन, 3 का डबल होता है 6 प्लस 2 8। उसके बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, 4 का डबल 8 और प्लस 2 10। तो ये सारे के सारे जो है एल्केन्स हैं, ये सारे के सारे एल्केन्स हैं, यानी कि ये सजातीय श्रेणी है। यहाँ देखो सब में आपको OH 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 दिख रहा है, मतलब ये एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये +1 कर दो, CnH2n +1 कर दो और OH लगा दो। जितना कार्बन उसके डबल से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन और OH आपको दिखेगा। तो भाई 3 कार्बन है, इसका डबल जो है 6 होता है, और 1 और कर दो, जोड़ दो, 7 हो जाएगा। और OH ये अपने आप में क्या है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल है, यानी कि मेथ एथ प्रोप, यानी कि ये प्रोपेनॉल है। उसके बाद ब्यूटेनॉल आता है। ब्यूटेनॉल में क्या हो जाएगा, अगर 4 कार्बन है तो उसके डबल से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी कि 9, ठीक है, और OH। यहाँ देखो उसके बाद पेंटेनॉल आता है। पेंटेन में 5 कार्बन, 5 का डबल 10 और 1 हम और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 कार्बन, यानी कि हेक्सेनॉल है, 6 का डबल 12 और 1 13 होना चाहिए, यहाँ पर 13 होना चाहिए, यहाँ पर 13 होना चाहिए, तब जाकर के OH, यानी कि ये सजातीय श्रेणी नहीं है। ये है, ये नहीं है। यहाँ देखो तो C2H2। C2H2 क्या होता है भाई, C2H2 होता है एल्काइन। जो एल्काइन फैमिली होता है इसका पहला मेंबर ही होता है इथाइन। ये अपने आप में इथाइन है। इथाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n। बहुत ही सिंपल है, जितना कार्बन CnH2n-2, जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन है, इसका डबल 4 हो जाएगा, 2 कम करेंगे 2 हो जाएगा। ये इथाइन का पहला मेंबर है। इथाइन के बाद आएगा प्रोपाइन, है ना, प्रोपाइन। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन होने चाहिए, जो कि नहीं है, और ये अपने आप में एल्काइन भी नहीं है। इसमें देखो 2 है, 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, और -2 करेंगे इस वाले फॉर्मूले से तो 2 होना चाहिए। तो ये अपने आप में एथीन है। देखो ये इथाइन है और ये एथीन है, 2 अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं, तो ये भी समजातीय श्रेणी नहीं है। यहाँ देखो तो C2H4 है, ये हमारा हो जाएगा क्या, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। तो पहला मेंबर इसका 2 कार्बन का होता है, तो 2 कार्बन है और उसका डबल 4 हो जाएगा, तो ये अपने आप में जो है एथीन है। यहाँ देखो 2 दूने में 4 और प्लस 2, ये अपने आप में क्या हो गया भाई, इथेन हो गया। ये तो एल्केन हो गया, ये वाला हो गया ना, ये तो ये हो गया एल्केन और ये एल्कीन। तो 2 अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हो गए, तो ये समजातीय श्रेणी नहीं है। हमसे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है। तो BCD नहीं है, केवल एक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टेक है, इसको काट दो। निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी है, तो केवल A है, बाकी कोई नहीं है, BCD कोई नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपको चेक करना होगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का pH मान कितना होगा। देखो जो pH मान होता है वो सीधा समानुपाती होता है जो H+ आयन की सांद्रता होती है उसके। गलत हो जाएगा, सीधा नहीं, उल्टा होगा, राइट, उल्टा। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH मान उतना ही कम होगा। यहाँ पर H+ आयन की सार्थक सांद्रता मतलब कि सांद्रता अधिक है, तो pH मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा, क्योंकि H+ आयन जो है वो भरपूर अमाउंट में है, तो जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा, अम्लीय विलयन है, मतलब उसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि 7 पर तो न्यूट्रल होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को डैश कहा जाता है। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि मेंडल साहब ने मटर के प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने मटर के प्लांट में 7 पहले लक्षण चूज किए। 7 चूज करते हैं ये लक्षण, 7 लक्षण से इनको मिलते हैं 14 विशेषक। 7 लक्षण से इन्हें मिलते हैं 14 विशेषक। ये 7 लक्षण आपको ध्यान में होने चाहिए। देखो बीज की आकृति
और बीज का रंग, ये पहला लक्षण, ये दूसरा लक्षण, बीज की आकृति, बीज का रंग। उसके बाद देखो फूल का रंग और फूल की स्थिति, फली का आकार, फली की आकृति और फली का रंग, ये बार अच्छी हो जाएगा। और पौधे की लंबाई, 7 विशेषक हो गए ना। ऐसे ध्यान में रखो, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, फूल का रंग, फूल की स्थिति और पौधे की लंबाई। अब देखो बीज की आकृति में उन्होंने देखा कि भाई 2 टाइप के हमें विशेषक देखने को मिल रहे हैं। बीज या तो गोल देखने को मिल रहा है या फिर झुर्रीदार देखने को मिल रहा है। जो बीज का रंग है वो या तो पीला है या फिर हरा है, ठीक। जो फूल का रंग है या तो बैंगनी है या फिर सफेद है। फली की आकृति जो है या तो फली जो है बिल्कुल फूली हुई है या फिर क्या है कि सिकरी हुई है। जो कलर है या तो फली का ग्रीन है या फिर येलो है। फूल की स्थिति या तो टर्मिनल पोजीशन पे है, टर्मिनल यानी कि एकदम से टिप पर, जो तना है इसके एकदम शीर्ष पे, या फिर एक्सियल है यानी कि एक्सियल में, एक्सिस में। और उसके बाद जो लंबाई है, पौधे की जो लंबाई है, या तो पौधा लंबा है या फिर बौना है। तो इस प्रकार से जो है आपको 7 लक्षण के 14 विशेषक याद होने चाहिए। इन्हें कहा जाता है विजुअल कैरेक्टर्स, राइट। बी हमारा राइट आंसर। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी विशेषक और ये अप्रभावी विशेषक। प्रभावी विशेषक का मतलब कि ज्यादातर मटर के प्लांट्स जो होते हैं उनमें गोल बीज होते हैं, पीले रंग का बीज होता है, भाई बैंगनी रंग का फूल होता है, फली जो है फूला हुआ होता है, हरा होता है। जो फूल है वो एक्सिस पे आते हैं, एक्सियल पार्ट तने के कोने में आते हैं, और ज़्यादातर मटर के प्लांट जो है लंबे होते हैं। तो प्रभावी विशेषक का ये मतलब हुआ कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होंगे उनमें ये सारे, ज़्यादातर जो मटर के प्लांट्स होंगे उनमें ये सारे आपको विशेषक देखने को मिलेंगे, ये वाले विशेषक देखने को मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है? तो भोजन को परिरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कि वो खराब ना हो, हम लोग उसे क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में डाल देते हैं। क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर जो है अंदर का वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए भाई एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम है तो फिर वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिससे जो भोजन है वो खराब नहीं होता है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? अवतल दर्पण ये होता है, जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। ये ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो है परावर्तक सतह के सामने होता है। अगर हम यहाँ पर उत्तल दर्पण बनाएं तो ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है ये होता है, उठे हुए भाग की तरफ होता है। तो हम बोलेंगे कि जो उत्तल दर्पण है उसके केस में वक्रता केंद्र जो है दर्पण के पीछे है और अवतल दर्पण में दर्पण के सामने है। ये अवतल है और ये उत्तल है, दर्पण के सामने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो शुक्रवाहक जो होता है, वास डिफरेंस जो होता है, इसको काट करके बांध दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं वैसेक्टमी, हिंदी में बोलते हैं पुरुष नसबंदी। महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांधा जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टमी, हिंदी में बोलते हैं स्त्री नसबंदी। आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऐसा करने के बाद, वैसेक्टमी करने के बाद ऐसा नहीं है कि वीर्य नहीं आएगा, वीर्य आएगा, लेकिन वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो नहीं होंगे। वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो नहीं होंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। देखो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, याद रखिएगा अवतल दर्पण के केस में बस एक ही स्थिति ऐसी है जहां पर वस्तु को रखने के बाद जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है, और वो है ये पोजीशन। अगर आप वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में डालते हैं
तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनेगा। वस्तु को देखो आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो। वस्तु को आप यहाँ डाल सकते हो, मुख्य फोकस पर डाल सकते हो, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में डाल सकते हो, एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर डाल सकते हो, वक्रता केंद्र से परे डाल सकते हो, और आप डाल सकते हो अनंत पे डाल सकते हो। केवल यही एक ऐसी स्थिति है जब अवतल दर्पण के केस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये जब वस्तु हो मुख्य फोकस और पोल के बीच में, तब प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो है दर्पण के केस में दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, और ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बड़ा बनता है। इसके अलावा ये जो स्थिति एक है, इसके अलावा बाकी सारी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ से बी हमारा कट जाएगा क्योंकि इसमें आभासी दे रखा है, डी हमारा कट जाएगा क्योंकि इसमें आभासी दे रखा है, क्योंकि वस्तु को रखा गया वक्रता केंद्र से परे, यानी कि ये पांचवी स्थिति है वस्तु की, वक्रता केंद्र से परे। तो आभासी और सीधा बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्थिति एक होनी चाहिए, यानी कि वास्तविक और उल्टा है। अब यहाँ पर मामला फंसा हुआ है कि छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने डाला तो प्रतिबिंब लार्ज, यहाँ पर डाला तो वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, यहाँ पर डाला तो भी लार्ज, चौथे नंबर पर डाला तो वस्तु की आकृति जो है, वस्तु की जो आकृति है, प्रतिबिंब की आकृति और वस्तु की आकृति एक समान। अगर आप पांचवें नंबर पर डालते हो तो जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। अगर आप अनंत पर डालते हो तो भी इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। यानी जो टोटल 6 केस है, इसमें से एक केस ऐसा है जब बराबर साइज का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के आकार का ही बनेगा, वो है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र से परे डालोगे छोटा बनेगा, अनंत पर डालोगे तो बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनेगा। बाकी यहाँ पर इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, इमेज का साइज जो है बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, और इमेज का साइज जो है बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। तो वक्रता केंद्र से परे जो डाला गया है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब का आकार जो है छोटा बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन कटेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में ऑलरेडी कई बार सवाल जो है पहले आ चुका है। क्या होता है इसमें? प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है, यानी तीर के दोनों ओर समान होती है। जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जो कि सक्रियता श्रेणी में उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का बुदबुदाहट बोल सकते हो कि सबसे तीव्र होगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं धातु की डाइल्यूट H2SO4 के साथ, राइट, तो यहाँ पर बनेगा मेटल सल्फेट, जो कि अपने आप में सॉल्ट है, लवण है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। लेकिन ये रिएक्शन हमेशा नहीं होगी। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस जो है हमेशा मुक्त नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस तभी मुक्त होगी जब ये अभिक्रिया होगी, लेकिन हमेशा ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर, उसके बाद सोडियम, उसके बाद जो है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक, हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, तब जाकर के है मरकरी, तब जाकर के है सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, तब जाकर के है प्लेटिनम। जो धातु इस हाइड्रोजन से ऊपर है उसी के साथ डाइल्यूट H2SO4 का जो अभिक्रिया है वो पॉसिबल है, और वहीं पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर मान लो कि जिंक ले लेते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तो बन जाएगा यहाँ पर जिंक सल्फेट, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लो कि कॉपर ले लेते हैं तो अभिक्रिया जो है वो नहीं होगी। अब जो धातु हाइड्रोजन से जितनी ऊपर है उसमें, उस अभिक्रिया में उतनी ही ज़्यादा जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी कि हाइड्रोजन से जो धातु जितनी सक्रिय है उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उतनी ज़्यादा मुक्त होगी। यही चीज़ हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि भाई कौन सी अभिक्रिया में किसके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी, यानी कि गैस का जो यहाँ पर बबलिंग
तीव्र होगा। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा आंसर जो है मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इन 4 में सबसे ऊपर है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? देखो, खंडन जैसे कि द्विविखंडन, बहुविखंडन एक कोशिकीय जीवों में संभव है कि एक कोशिका होती है मात्र और 2 पार्ट्स में ये टूट जाते हैं। एक कोशिका से 2 कोशिका जो है बन जाते हैं, जिसे हम लोग बहुविखंडन बोलते हैं, क्योंकि एक ही कोशिका है। बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग कोशिकाओं का ग्रुप हो जाता है, क्योंकि उनके काम अलग अलग होते हैं, वो सब मिलकर ऊतक बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं। तो उनमें जो है ये द्विविखंडन, बहुविखंडन ये असंभव है। एक तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं और अलग अलग कोशिकाओं का अपना अलग अलग काम है, कोशिकाओं का पूरा ग्रुप होता है। यहाँ पर चलता है लेबर ऑफ डिवीजन, श्रम का विभाजन चलता है, और जनन के लिए अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं। तो उनमें ऊतक और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखो, अगर मान लो कि केवल कोशिका पूछा जाता, केवल कोशिका पूछा जाता, तो हमारा आंसर होता 46। लेकिन हमसे जनन कोशिका पूछा गया है। जनन कोशिका मतलब जैसे कि भाई शुक्राणु है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि अंडाणु है, तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, ये मेल के अंदर और ये फीमेल के अंदर। अगर हम शुक्राणु अंडाणु को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर, उन सारे में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 गुणसूत्र, युग्म नहीं बोलेंगे, पेयर नहीं है भाई, पेयर नहीं है। 23 संख्या में 23, यहाँ पर संख्या में 23, यहाँ पर संख्या में 46। यहाँ पर आप पेयर बोल सकते हो 22 पेयर, है ना, 22 पेयर आप यहाँ पर बोल सकते हो, 22 नहीं 23 पेयर आप यहाँ पर बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं बोलेंगे, केवल 23 बोलेंगे। 23 गुणसूत्र, इसमें भी 23 गुणसूत्र। 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधकों की संख्या कितनी होगी? देखो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, और जो धारा है वो है 5 एम्पियर, और जो प्रतिरोध है वो है 176। आपको 176 ओम ये चाहिए। संख्या में कितने जो है हम लोग प्रतिरोधक समानांतर क्रम में लगा सकते हैं, यानी कितने ऐसे प्रतिरोधक हैं 176 ओम वाले, जिसे हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई पर लगा सकते हैं 5 एम्पियर धारा प्रवाहित कराने के लिए। तो देखो, फॉर्मूला होता है V = I इंटू में R। जब प्रतिरोधक 1 से ज़्यादा हो, वैसे केस में हम लोग यहाँ पर जो है R लेते हैं, वो इक्विवेलेंट R लेते हैं, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध लेते हैं। अब समानांतर क्रम में जब हम लोग प्रतिरोधकों को लगाते हैं और सारे के सारे जो प्रतिरोध है वो एक समान है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि सारे के सारे 176 ओम वाले हैं, तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध आता है वो R/N आता है। समझे आप? अगर आप R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक लेते हैं संख्या में, सबको लगाते हैं समानांतर क्रम में, तो उनका समतुल्य इस प्रकार से आता है। अब इस R/N को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे केस में यहाँ पर जो R है वो 176 है, और अपने को N चाहिए कि कितने प्रतिरोधक हैं ऐसे। अब देखो, यहाँ पर V का मान हमें मालूम है 220, I का मान हमें मालूम है 5, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो है ये हो जाएगा 176/N। यहाँ से N निकालेंगे तो संख्या में 4। B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये सवाल आपको बनाना था, और बढ़िया सवाल है ये, आप इसको याद रखना। यानी कि इस टाइप के सवाल जो है आ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको, डेटा को नहीं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? अभी जस्ट हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, है ना, जस्ट अभी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। आयनों का आदान प्रदान होता है, 2 यौगिकों के आयन स्थान बदलकर 2 नए यौगिक बनाते हैं। अभी देखा था ना, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम लोगों ने करवाया था बेरियम क्लोराइड से, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ था, और 2 नए यौगिक कौन से बने थे? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवशेप। देखिए, घर के बगल में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में जो है बहुत सारे नॉइज सुनाई पड़े, तो आप अगर ईयरफोन लगा करके, है ना, एयरबड लगा करके अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको निकाल दें। हेडफोन लगा कर देख रहे हैं तो आप उसको हटा दें। बिना हेडफोन के, बिना ईयरफोन के आप वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत जो यहाँ पर नहीं आएगी।
सवाल है अगला, यांत्रिक रोध यानी कि मैकेनिकल बैरियर गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है। देखो गर्भ निरोधक की कई सारी विधियां होती है, जिसमें से एक होता है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के अंदर एग्जाम्पल होता है हमारा कॉन्डम। कॉन्डम अपने आप में एक बैरियर है जो शुक्राणु को जाने नहीं देता है महिला के योनि में, राइट। और इसका एक और बेनिफिट क्या होता है कि जो यौन संक्रमित बीमारियां होती है इससे कॉन्डम बचाता है। तो एड्स अपने आप में यौन संचरित बीमारी है। एड्स जो है अपने आप में यौन संचरित बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इससे जो है कॉन्डम बचाएगा, साथ में फीमेल को प्रेग्नेंट होने से भी रोकेगा। जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है और इसी प्लाज्मोडियम में जो है बहुविखंडन होता है। जो प्लाज्मोडियम है इसमें होता है बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन। टीबी ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा जो है ये बीमारी होती है, टीबी। बी हमारा राइट आंसर। एड्स होता है HIV के कारण, जो कि अपने आप में रेट्रोवायरस है। HIV अपने आप में यौन संचरित बीमारी है और इस बीमारी से बचा जा सकता है कॉन्डम के इस्तेमाल करने से। बी हमारा राइट आंसर। यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो R बराबर होता है V/I। अगर आप इसको नियत कर देंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा ना। तार का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा करंट को बहने में उतनी ही दिक्कत आने वाली है, तो धारा जो है कम प्रवाहित होगी, तो घटेगी। विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगी। बी हमारा राइट आंसर। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपवर्तनांक की बात हम लोगों ने जस्ट अभी की, थोड़ी देर पहले। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले कि जो ये अपवर्तनांक है इसकी कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं है। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो अपवर्तनांक है इसका मान निर्वात के लिए हम लोग लेकर चलते हैं, निर्वात के लिए लेकर चलते हैं 1, राइट। निर्वात के लिए लेकर के चलते हैं 1। बाकी कोई सा भी माध्यम हो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। हवा की अगर हम बात करते हैं एयर की तो 1.0003 ये अपवर्तनांक होता है एयर का। तो लगभग हम लोग एयर का भी 1 ही मानकर चलते हैं, 1.0003 है, लगभग हम लोग 1 ही मान करके चलते हैं। लेकिन 1 एक्चुअल में निर्वात का होता है। किसी भी माध्यम को आप उठा लो ना, किसी भी माध्यम को आप उठा लो, जो उसका अपवर्तनांक आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। बोल रखा है कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है, नहीं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम नहीं, 1 से कम नहीं होता है, गलत है। निर्वात में अपवर्तनांक केवल प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, गलत है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, बिल्कुल। जल क्या, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 से अधिक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। किसी दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र होता है, गलत है। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उससे गुजरने वाला जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगर आप तरंगदैर्ध्य को बढ़ाओगे तो जो अपवर्तनांक है वो कम हो जाएगा, जब आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हो तो आपको पता है कि 7 रंगों में श्वेत प्रकाश टूट जाता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तन जो है वो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए होता है और सबसे कम अपवर्तन जो है वो लाल रंग के प्रकाश का होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है तो उसका जो अपवर्तन है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, माफ करिएगा सबसे कम होती है, इसलिए उसका जो अपवर्तन है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो लैम्डा पर बिल्कुल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है। या लिखा है कि स्वतंत्र होता है तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
असत्य चूज करना है एड्स के बारे में। एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है, बिल्कुल गलत है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मच्छर के काटने से जो एड्स फैलता है तो इस दुनिया में एड्स के मरीज बहुत सारे होते हैं। एड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। देखो हमारे बॉडी के अंदर में एक टाइप है इम्यून सेल्स का, जिसे हम लोग CD4 सेल्स बोलते हैं। CD4 सेल्स, इसे हम लोग हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं, हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं। ये हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। देखो ये वो सेल्स होते हैं जो, जैसे मान लो कि बाहर से हमारे बॉडी में वायरस चला गया, बैक्टीरिया जो है ये सारे चले गए, तो ये सेल्स क्या करते हैं कि सिग्नल भेजते हैं बाकी सारे सेल्स को, जो उन बैक्टीरिया से लड़ेंगे, जो उन वायरस से लड़ेंगे, उनको ये सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि बाहर से कोई दूसरा पैथोजन आ चुका है बॉडी के अंदर, तो आप लोग अपना काम कीजिए, जिनको जो काम करना है भाई, जिनको मारना है मारिए, जैसे भी जो करना है। तो ये क्या करते हैं कि मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं अदर सेल्स को, जो बाहर से आए हुए पैथोजन्स को मारेंगे, उन पर अटैक करेंगे। ये जो HIV होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये जाकर के इस CD4 सेल को ही मारता है। अगर इनकी संख्या हमारे बॉडी के अंदर घट जाएगी तो बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको लेकर के अलर्ट करने वाली कोशिकाएं जो है वो नहीं बचेंगी। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग छोटी मोटी बीमारियों से भी हमेशा जो है परेशान रहेंगे, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाएगा। अब ये सेल्स हैं ही नहीं जो मैसेज भेजे बाहर से पैथोजन आने पर। तो जो बाहर से पैथोजेंस आएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई दूसरे पैथोजेंस हो, आसानी से अपना काम करेंगे और हमें बीमार करते रहेंगे। तो ये CD4 सेल्स पर जो है HIV जाकर के अटैक करते हैं। सुरक्षित यौन संबंध के अभ्यास से एड्स को रोका जा सकता है, क्योंकि जो HIV है, जो HIV इन्फेक्शन है या फिर एड्स है, ये यौन संबंध बनाने से फैलता है। तो अगर हम ये जानकर यौन संबंध बनाएं कि सामने वाला भी जो है वो HIV पॉजिटिव नहीं है, हम भी HIV पॉजिटिव नहीं है, तो इस प्रकार के जो यौन संबंध होते हैं वो सुरक्षित माने जाते हैं। तो सुरक्षित यौन संबंध के अभ्यास से एड्स को रोका जा सकता है। और कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है इस संक्रमण से बचने के लिए। यूजुअली जो मेल है वो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं इस संक्रमण से बचने के लिए। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जो अंडाशय है ये फल बन जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है, बीजांड बीज बन जाता है। अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलैंगिक जनन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो अलैंगिक जनन के बारे में पहला विकल्प दे रखा है कि इसके लिए जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है नहीं। जैसे द्विविखंडन, बहुविखंडन, मात्र एक कोशिका है वो बहुत सारे कोशिका में या फिर दो कोशिका में टूट जाती है। तो जो सरल जीव होते हैं उन्हीं के अंदर अलैंगिक जनन जो है हमें देखने को मिलता है। इसमें दो जनक जीव संलग्न होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। अलैंगिक जनन के लिए जो है केवल एक जनक चाहिए, दो जनक नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, बिल्कुल सही है भाई। एक ही जनक जो है इसमें शामिल होता है और जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं और अपने जनक के समान होते हैं। मतलब आपस में भी एक जैसे हैं, जनक के समान भी एक जैसे हैं, दिखने में भी और आनुवांशिक रूप से भी। जबकि जो लैंगिक जनन है उसमें हम जानते हैं, जैसे कि हमारा जन्म, आपका जन्म लैंगिक जनन से हुआ है, इसीलिए हम अपने माँ बाप से थोड़े अलग दिखते हैं। इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ही गलत है। निषेचन का मतलब होता है कि जो शुक्राणु है, अंडाणु है, उनका फ्यूजन। तो यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है। युग्मक का संलयन नहीं होता। देखो युग्मक बन सकता है बट उनका संलयन नहीं होता है। सी हमारा राइट आंसर। युग्मक बन सकते हैं लेकिन उनका निषेचन नहीं होता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है? बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। अगर हम इसमें टार्ट्रिक एसिड मिला दें तो अब देखो ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है और ये पूरा बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं, और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। बी हमारा राइट आंसर। कंडोम
गर्भनिरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? प्रेगनेंसी रोकने के लिए ये एक बैरियर मेथड है कॉन्डम। इसके अलावा और क्या काम करता है? तो जस्ट हम लोगों ने अभी देखा कि जो यौन संक्रामक बीमारियां होती है, यौन संक्रामक जो बीमारियां होती है उससे बचाने का काम कॉन्डम करता है। तो गोनोरिया जैसे एसटीडीज के संचरण को रोकना। अब एसटीडी केवल HIV थोड़ी ना है, एड्स ही थोड़ी ना है, कई सारे हैं, जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है। कोई भी ऐसी बीमारी जो यौन संबंध बनाने से फैल सकती है उसे रोकने का काम जो है ये कॉन्डम करता है। तो बी हमारा राइट आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है, इसका जलीय विलयन है। सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसका जलीय विलयन है। यहां पर अभिक्रिया होगी, ये टूटेंगे किसमें? Na+Cl- में, ये टूट जाएंगे Ag+NO3- में। अब इसका कैटायन चला जाएगा इसके एनाइन के साथ, तो बनेगा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, नहीं सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बनेगा। और यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड का ना बनता है सफेद अवक्षेप। तो क्या होगा? अवक्षेप का निर्माण है ना, अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का। धावन सोडा का आणविक सूत्र कौन सा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा है धावन सोडा का? देखो इसे हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश और इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ये हमारा राइट आंसर। ये है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो पूछे गए थे 17 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट में RRB JEE CBT 1 के एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में 17 दिसंबर के तीसरे शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच।